दोस्तों, अभी बिहार के लाल अतुल सुभाष की मौत के 2 महीने भी नहीं बीते हैं। अभी अतुल सुभाष की जो चिते की राख है वो पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी कि इधर एक और बेटा, एक और पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना का शिकार हो जाता है और वह फिर अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना में एक पति जो अपनी पत्नी की, अपने सास की और अपनी सालियों की बातों से, उनकी प्रताड़ना से इस तरीके आहत हो जाता है कि वो अपने ही घर के अंदर एक दिन फांसी का फंदा लगा करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और उसके बारे में जब पुलिस जांच करती है और के बाद में जो उसकी सच्चाई होती है, जब वो लोगों तक पहुंचती है, लोगों को उस बारे में पता लगता है, तो लोग उस सच्चाई को जान करके सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जो हमारे देश में कानून है लड़कियों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर उन्हीं कानूनों का जो कुछ औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं, इस तरह से उसका गलत फायदा उठाती हैं, उसका नाजायज फायदा उठाती हैं, जिससे कि वो अपने पतियों को, अपने ससुराल वालों को ही उसका नाजायज फायदा उठा करके उनको अपना शिकार बना लेते हैं। कि ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना में ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस घटना को लास्ट तक जरूर सुने। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप लोग इस घटना को लास्ट तक सुनेंगे तो आप लोग इस घटना को समझ पाएंगे और आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी, मेरी ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है इंदौर से। इंदौर का एक क्षेत्र पड़ता है, इंदौर का एक कॉलोनी पड़ती है नंदनगर, और उसी नंदनगर कॉलोनी में एक लड़का जिसका नाम नितिन पडियार होता है। नितिन पडियार अपने बड़े भाई सूरज पडियार और अपनी माता के साथ एक मकान में रहा करते हैं। जो उनके बड़े भाई होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होता है, सभी अपने जीवन में बहुत ही खुश होते हैं। इसी बीच साल 2019 में जो नितिन पडियार हैं, इनको एक हर्षा शर्मा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में कुछ दिनों तक जब रहते हैं तो उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। अगस्त 2019 में ये दोनों एक मंदिर में लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज के बाद ये दोनों उस शहर को छोड़ करके एक दूसरी जगह रहने लगते हैं। पर जैसे ही नितिन पडियार की शादी को 2 महीना बीतते हैं तो जो उनके भाई होते हैं, जो उनकी माता होती हैं, वो लोग अब रिश्ते को मंजूर कर लेती हैं और उसके बाद में वो अपने बेटे को, अपने बहू को अपने घर पर बुलाते हैं। और घर पर बुलाने के बाद में फिर वो अपने हिसाब से अपने घर पर शादी करते हैं। और शादी करने के बाद में वो जो हर्षा शर्मा होती है, नितिन पडियार होते हैं, वो दोनों एक साथ अपने परिवार के साथ में रहने लगते हैं। पर जैसे ही उनकी शादी को 6 महीना बीतते हैं, 6 महीना बीतने के बाद में जो उनकी पत्नी हर्षा शर्मा होती है, उन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगते हैं। तभी जो हर्षा शर्मा होती है, वो अपने पति नितिन पडियार से कहती है कि वो अब इस घर में इन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती, इसके लिए उसे अलग रहना चाहिए। तब जो नितिन पडियार होता है, वो अपने माता पिता को, अपनी माता को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके उसी मकान पर जो एक सेकंड फ्लोर होता है, का फ्लोर होता है, उस फ्लोर में अपनी पत्नी हर्षा के साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जो हर्षा होती है उसे किसी चीज की कोई डर नहीं रहता है, कोई कहने वाला नहीं होता है, इसलिए वो सुबह 11 बजे 12 बजे सो करके उठने लगती है। तब जो नितिन है, जिसको काम पर जाना होता है,
सुबह 10:30 बजे जिसे काम पर जाना होता है, वो कभी कभी भूखा ही अपनी ऑफिस चला जाया करता है। इसी बीच एक दिन जब यही बात जो नितिन पडियार की मां होती है वो अपनी बहू हर्षा से कहती है, तो इस बात को लेकर के वो अपनी सास से झगड़ा करने लगती है। इसी बीच जो हर्षा शर्मा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद में जो नितिन होता है, जैसे ही हर्षा की 6 महीने बीतते हैं, वो अपने होने वाले बेटे की अपनी पत्नी की गोद भराई कराता है, और वो उस गोद भराई में अपनी सास को भी बुलाता है, पर जो उसकी सास होती है वो उस गोद भराई पर नहीं आती है। और फिर गोद भराई की रस्म पूरी करने के लिए जो नितिन होता है वो अपने भतीजे से अपनी पत्नी हर्षा शर्मा की गोद भराई की रस्म को पूरा कराता है। तो कुछ दिन के बाद जो हर्षा होती है, जो नितिन होता है, उसके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, और जब उसके बेटे को जन्म होता है तो जो नितिन होता है इस बात की सूचना अपनी ससुराल अपनी सास को देता है। पर तब भी जो नितिन की सास होती है, न तो वो हर्षा को देखने आती है और न ही नितिन के बेटे को देखने आती है, क्योंकि वो कहती है कि हमें नितिन के बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके बाद जैसे ही जो हर्षा होती है, अब वो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, उसके शौक बढ़ने लगते हैं, और वो नितिन से बार बार इस बात के लिए कहती है कि जो उसके खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इसलिए कुछ और करना चाहिए, कुछ और बड़ा करना चाहिए। नितिन जो होता है, जो एक स्टूडियो का, फोटो स्टूडियो का और कैफे का काम किया करता है। अब नितिन इसके लिए बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, हर्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए वो एक लोन लेता है, पर जैसे ही उस लोन को लेता है, उस लोन में उसको घाटा लग जाता है और नुकसान लग जाता है, और नुकसान होने की वजह से वो एक दूसरा लोन लेता है और उसमें भी उसको नुकसान लग जाता है। और अब जो हर्षा होती है वो नितिन से झगड़ा करने लगती है। तो 4 मार्च 2023 को जो हर्षा की बड़ी बहन मीनाक्षी शर्मा होती है, वो हर्षा के घर आती है, और हर्षा अपनी बड़ी बहन मीनाक्षी शर्मा के साथ सुबह 6 बजे अपने मायके राजस्थान चली जाती है, जोधपुर चले जाते हैं। जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, जो नितिन होता है उसे अपने बेटे की याद आने लगती है, और एक दिन वो अपनी पत्नी हर्षा को फोन करता है, और फोन करने के बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने बेटे हनी की याद आ रही है, जिसका नाम हनी होता है। हनी की याद आ रही है, वो उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसे वीडियो कॉल पर देखना चाहता है। तब जो हर्षा होती है वो हनी से न तो ही नितिन की बात करवाती है और न तो ही उसको वीडियो कॉलिंग करके उसके बेटे को दिखाती है। नितिन जो होता है वो कहता है कि अब तुम घर आ जाओ। तब जो हर्षा होती है वो अपनी मां के कहने पर नितिन से झगड़ा करती है, और वो कहती है, एक शर्त रख देती है कि हम घर वापस इसी शर्त पर आएंगे जब आप अपने परिवार को छोड़ करके अलग घर बना करके अलग घर में रहने लगोगे। और उसके बाद वो जो नितिन का नंबर होता है उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। अब जो नितिन होता है, जब कभी उसे अपने बेटे की याद आती है, वो हर्षा से बात करना चाहता है, तो जो नितिन का नंबर होता है, हर्षा के मोबाइल पर अपना नंबर लगाता है तो वो ब्लैक लिस्ट पर होता है। तब कभी वो जब अपने दूसरे मोबाइल से दूसरे नंबर से हर्षा से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो अक्सर जो उसका फोन होता है उसकी सास उठाती है, और फोन सास उठाने के बाद में वो कभी भी हर्षा से या फिर नितिन के बेटे हनी से उसकी बात नहीं करवाती। लगभग 1 साल तक इसी प्रकार चलता रहता है। अब जो नितिन होता है वो हर्षा की यह शर्त मान लेता है कि आखिरकार वो घर वापस आ जाए और वो अब अपने परिवार को छोड़ करके अलग घर पर रहने लगेगा। पर इसी समय जो हर्षा की मां होती है, जो नितिन की सास होती है, वो नितिन से कहती है कि अगर वो उनकी बेटी हर्षा को ले जाना चाहता है तो उसको बदले में 20 लाख रुपए देने होंगे, और नहीं तो फिर वो लोग उसे एक झूठे मुकदमे में दहेज केस में उलझा देंगे। अब जैसे ही अपनी सास की इन बातों को सुनता है, अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, वो अपनी पत्नी के पास राजस्थान जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तब भी उसकी सास जो होती है, जो उसकी पत्नी हर्षा होती है, उस नितिन को यही जवाब देते हैं। और उसके बाद में नितिन अपनी सास और अपनी पत्नी की बातों को सुन करके वो चुपचाप अपने घर वापिस आ जाता है।
क्योंकि उसके पास में इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। वो पहले से ही जो 2 बार लोन ले चुका होता है, उसके पास में इतना कर्ज होता है, इसलिए उसके पास में पैसे नहीं होते हैं और वो चुपचाप अपने घर पर रहने लगता है। तभी जब हर्षा और उसकी मां को यह लगता है कि नितिन पैसे देने वाला नहीं है, तो कोर्ट में नितिन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा देती है। अब जो पुलिस होती है वो नितिन के घर पहुंचती है और नितिन के घर में पहुंचने के बाद में वो नितिन से, नितिन के भाई से, नितिन की मां से अभद्र तरीके से बात करती है, उनको डराती है, धमकाती है, मारने की धमकी देती है, जेल में बंद करने की धमकी देती है। इन सब बातों से जो नितिन होता है बहुत ही ज्यादा आहत हो जाता है, क्योंकि जो उसका परिवार होता है वो बहुत ही सीधा साधा होता है। कभी उसके घर पर पुलिस नहीं आती है और जैसे ही अब डेली डेली उसके घर में पुलिस आने लगती है, वो परेशान होने लगता है। और जब इस तरीके से वो परेशान हो जाता है, अब वो सोचता है तो जिस चौराहे पर वो खड़ा होता है किसी भी तरह का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और जब उसे आखिरकार ये समझ में नहीं आता है कि वो किस रास्ते पर जाएगा और कहां उसकी मंजिल है, तब उसके सामने बस एक ही रास्ता समझ में आता है। इन सब चीजों से बचना चाहता है और अपने परिवार वालों को इन सब सारी चीजों से बचाना चाहता है, तो उसके परिवार में एक ही विकल्प है कि वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे। और फिर वो रात के वक्त अपने रूम पर बैठ करके एक 14 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है और उस सुसाइड नोट को लिखने के बाद में वो उसी का फंदा लगा करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। पुलिस जैसे ही उस सुसाइड नोट को पढ़ती है, पुलिस सुसाइड नोट को पढ़ करके भावुक हो जाती है और जैसे ही लोग उस सुसाइड नोट को पढ़ते हैं, लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लोग भी उस सुसाइड नोट को पढ़ करके भावुक हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जो नितिन पड़यार होते हैं उस सुसाइड नोट के लास्ट में वो अपनी मां के लिए एक बात लिखते हैं और वो कहते हैं कि मां, मेरे मरने के बाद में आपको ना तो रोना है और ना तो किसी को रोने देना है। मैं एक बार फिर लौटूंगा जरूर आपका बेटा बन करके। उसके बाद में वो अपने भाई के लिए लिखते हैं, बड़े भाई के लिए लिखते हैं और कहते हैं कि भाई, जो बात मैंने आज तक जीवन में आपसे कभी नहीं कह पाया, आज वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मां का ख्याल रखना, मां को किसी बात की तकलीफ मत होने देना। और मेरे भाई, मैं दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को चाहता हूं तो वो आपको चाहता हूं। आई लव यू। उसके बाद में वो अपनी भाभी के लिए भी 2 शब्द लिखते हैं और वो कहते हैं कि भाभी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आपको हर्षा के वजह से कभी आपके साथ में गलत व्यवहार किया, कभी आपसे गलत बात की, उसके लिए हमें माफ कर देना। और वो अपने भतीजे के लिए भी लिखते हैं कि अगर मैं आप लोगों के बारे में लिखना चाहूं तो लिखते लिखते पूरी रात बीत जाएगी। मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करता हूं कि कोई भी मेरे जैसे मत बनना। पापा, जैसे ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम से लोगों के पास में इस सुसाइड नोट की सूचना पहुंचती है, लोग इस सुसाइड नोट को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि हमारे देश में जो कानून सरकार बनाती है कि हमें लड़कियों की रक्षा हो सके, महिलाओं की रक्षा हो सके, पर वही महिलाएं, वही लड़कियां उसी कानून का दुरुपयोग करके उल्टा आम लोगों को, शरीफ लोगों को उसके जाल में फंसा करके वो उन्हीं लोगों से उल्टा पैसा ऐंठने का काम करते हैं और फिर वो उन भोले भाले लोगों को दहेज प्रताड़ना के केस में की धमकी दे करके उनसे एक मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हमारे देश में इस तरीके की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।